तो बच्चों आते हैं, ये हमारे बड़े भाई साहब पार्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पहले भाग में है, उसको आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने बड़े भाई साहब की सेकंड पार्ट पर। कहानी का अगला अंश क्या है कि बड़े भाई साहब और चुनके भाई साहब के बीच में तकरार रहती है। छोटा भाई खेलने के बिना मानता नहीं है और बड़ा भाई उनको बार बार डांटे बिना रहता नहीं है, क्योंकि वो उसका फ़र्ज़ है छोटे भाई को सही रास्ते पर बनाए रखना। तो क्या हुआ कि सालाना इम्तहान हुआ। सालाना तब एनुअल एग्ज़ाम जिसको हम कहते हैं, सालाना इम्तहान हुआ। बड़े भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया। लेखक कह रहा है, लेखक छोटा भाई है ना, तो कह रहा है मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, और क्लास में क्या आया, मैं फर्स्ट आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। 3 साल का था, 1 साल का ये अंतर समाप्त हो गया, तो 2 साल का अंतर रह गया। अब का लेखक कह रहा है कि मेरे जी में क्या आया, कि जो बड़े भाई साहब मुझे हर समय डांटते रहते थे, वो कह रहा है कि जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ, आड़े हाथों लेकर के क्या कहूँ, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा पास होने से, कि बिना कुछ मेहनत किए ज़्यादा मतलब खेलने में रहा और फिर भी पास हो गया, वो भी फर्स्ट डिवीज़न। तो मुझे क्या हुआ, अपने ऊपर कुछ अभिमान हो गया और मेरा आत्मसम्मान भी बढ़ गया। जो वो पहले कहता था ना, जब भाई साहब डांटते थे तो कहता था, उसको लगता था शायद मैं घर ही चला जाऊँ वापस, लेकिन अब उसके अंदर एक आत्मसम्मान बढ़ गया और उसको कुछ समझ में आ गया कि मैं पास हो सकता हूँ। तो भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। अब वो कह रहा है भाई साहब का जो रौब था मुझ पर, वो खत्म हो गया। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। अब तो मैं आज़ादी से खेल कूद में शामिल होने लगा। दिल मजबूत था। दिल क्यों मजबूत हो गया, क्योंकि पास हो गया था। तो अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की, और बड़े भाई साहब बेचारे फेल हो गए थे, तो वो उसने ये सोच रखा था कि अगर भाई साहब ने मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी, मतलब मैं जवान से ये हेकड़ी नहीं दिखा सकता था, ये साहस मुझ में नहीं था। तो किससे दिखाई उसने हेकड़ी अपनी, उसने अपने रंग ढंग से, अपने व्यवहार से साफ जाहिर होता था, कि ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। अब भाई साहब की उस डांट डपट का मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। भाई साहब तो बड़े थे ही आखिर, चाहे कुछ ही बड़े थे, लेकिन थे तो बड़े। तो भाई साहब इस बात को समझ गए थे। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। जो सहज बुद्धि थी ना, वो बहुत तीव्र थी। और एक दिन क्या हुआ कि जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके, जो सुबह का जो समय था, भोर का समय था, जो सुबह का जो समय था, वो जब मैं सारा का सारा अपना गुल्ली डंडे के खेल में लगा करके ठीक भोजन के समय लौटा, क्योंकि हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में जब वो खाने के समय पर लौटे तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। अब तो भाई साहब को भयंकर गुस्सा आ गया और मुझ पर टूट पड़े। तलवार खींची और मुझ पर टूट पड़े, मतलब इतने क्रोधित हो गए। और फिर क्रोधित होकर के बोले, आज तो उनकी सारी की सारी गुस्सा का क्या हो गया, गुबार फूट पड़ा। वो कहता है, देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, कि रावण का नाम तो सभी ने सुना है, और उसके घमंड से क्या हुआ, उसका भी अंत हुआ। जबकि वो कैसा था, हमेशा अमर रहने वाला था, लेकिन घमंड के कारण क्या हुआ, उसका भी अंत हो गया। तो कह रहा कि तुमने उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूँ ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, केवल इम्तिहान पास कर लेना ही कोई बड़ी बात नहीं है। असल चीज़ है, असल चीज़ क्या है, असल चीज़ है बच्चों बुद्धि का विकास। असल चीज़ क्या है, बुद्धि का विकास, है ना। असल चीज़ क्या है, हमारी बुद्धि का विकास। कि जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, जो कुछ भी हम पढ़ दें उसका मीनिंग क्या है, वो क्यों कहा जा रहा है।
तो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, रावण इस पूरी धरती का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। जो पूरी भूमि के स्वामी होते हैं ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहा जाता है। और आजकल अंग्रेज़ों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है। आजकल अंग्रेज़ों का विस्तार राज्य का जो है वो बहुत जो अंग्रेज़ों का राज्य है वो बहुत बढ़ा हुआ है। पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते, पर हम इनको चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पूरी दुनिया पर इनका राज्य नहीं है, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। महीप भी सभी राजा, संसार के जितने भी राजा थे उसको टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। मतलब पूरा का पूरा उसका खानदान ही समाप्त हो गया था। उसको कोई एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा था। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। अगर उसने अभिमान किया तो फिर वो दीन और दुनिया दोनों से ही चला जाता है। तो आगे वो कह रहा है कि शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। एक तो उसने रावण का उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण दिया उसने शैतान का। उसने कहा शैतान का हाल भी पढ़ा होगा। उसे ही अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। अब तीसरा उदाहरण उसने दिया अहंकार करने वाला का, शाही रूम ना। पहला उदाहरण रावण का दिया, फिर शैतान का दिया, अब दिया उसने तीसरा उदाहरण शाही रूम का। उसने कहा शाही रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई है। अपनी मेहनत से नहीं हुए, बस तुक्के में पास हो गए हो। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है। बटेर केवल मतलब तुक्का केवल एक बार लग सकता है, बार बार नहीं लगती। मतलब बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं लगती। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आप जो तुक्का है वो एक ही बार लग सकता है, बार बार नहीं लगता। एक बार पास हो गए हो किसी तरह से तो बार बार नहीं हो सकते। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। सफल खिलाड़ी कौन है? जिसका कि कोई भी निशाना जो है वो खाली ना जाए। अब वो आगे व्यंग भी कर रहा है। वो कह रहा है, क्योंकि वो उसके फेल होने पर ही तो था, इतना शेर हो गया था छोटा भाई। कह रहा है मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे, जब मेरी क्लास में आओगे, क्योंकि वो 9वीं कक्षा में था, तो मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा जो ये इंग्लिश में आप लोग जो कहते हो ज्योमेट्री वगैरह, तो अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिस्तान मतलब अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों का नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफ़ा चेक। सिफर भी ना मिलेगा, तो जीरो भी नहीं मिलेगा, सिफर भी, जीरो भी नहीं मिलेगा, जीरो भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम और कोणियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे 2 यम, 100 यम, चारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही बना। अब ज्योमेट्री को कह रहा है बस ये तो खुदा ही बना है। आ बा जा, जहाँ आप ABC लिखते हो ना, जब कोण बनाते हो इधर A या B ये इस तरह से, तो कह रहा है आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमताहिनों से नहीं पूछता कि आखिर आ बा जा और आ जा बा में क्या फ़र्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो।
दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, मतलब इन जो एग्जामिनर हैं, जो परीक्षक हैं, इनको क्या परवाह। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, जो पुस्तक में लिखा है वो केवल वही देखते हैं। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। मतलब इस रटंत विद्या का नाम ही इन्होंने शिक्षा रखा है कि बस रट लो। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फ़ायदा, ये जो बेसिर पैर की बातें हैं इनको पढ़ने से कोई फ़ायदा है। इस रेखा पर वह नम गिरा दो। देखो शिक्षा की पद्धति पर बहुत सारे व्यंग किए हैं बड़े लेखक ने बड़े भाई साहब के द्वारा। वो कह रहा है कि इस रेखा पर वह लम गिरा दो तो आधार लम से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। आगे वो कह रहा है कि अब वो कह रहा है कह दिया, अब क्या कह दिया, अब ये शिक्षकों के ऊपर फिर एक और व्यंग है। तो कह रहा है समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। समय की पाबंदी, टॉपिक क्या है, समय की पाबंदी, और उसमें निबंध कितना लिखना है, 4 पन्नों में। अब वो कह रहा है अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत, मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो झटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। संक्षेप में 4 पन्ने लिखवा रहे हैं, अगर शायद विस्तृत लिखवाते तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़ दिए और धीरे धीरे भी, तो तेज भी दौड़ो और धीरे धीरे भी। समय की पाबंदी पर लिखो और समय खराब भी करो। उल्टी बात है या नहीं, बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, उस पर कहते हैं कि हम अध्यापक हैं और इस बात की तमीज़ भी नहीं। कितना बड़ा व्यंग किया है कि टॉपिक देते हैं समय की पाबंदी और निबंध लिखवाते हैं 4 पेज का, तो उस पर भी कहते हैं, दावा करते हैं हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है, संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए और नहीं तो पछताइएगा। क्योंकि वो संसार में उससे 3 साल पहले आए, तो इसलिए वो कह रहे हैं मेरे पास 3 साल का तुमसे ज़्यादा अनुभव है, इसलिए मैं जो कुछ तुमसे कहता हूँ उसको ग्रह बांधिए, मतलब उसको गांठ बांधो। ये मुहावरे का प्रयोग है, नहीं तो पछताओगे। अब स्कूल का समय निकट था, स्कूल जाने का वक्त हो रहा था, क्योंकि वो सुबह खेलने निकल गया था। कह रहा है स्कूल का समय निकट था, नहीं तो क्या होता, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। जैसे हम राम नाम का जो जाप करते हैं, एक माला होती है ना, तो वो कह रहा है ये जो उपदेश माला है वो पता नहीं कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था, आज भोजन में मुझे कोई भी स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि बेचारा डांट खा चुका था। तो जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, जब पास में हो गया हूँ तब भी मेरा ये तिरस्कार हो रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, जो भयंकर चित्र उन्होंने अपनी पढ़ाई का खींच डाला था, उसने मुझे भयभीत कर दिया, उसने मुझे डरा दिया। और स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है कि मैं स्कूल छोड़ करके घर नहीं गया, बस इसी बात का मुझे ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। इतना मुझे मेरा बड़े भाई साहब ने तिरस्कार किया, लेकिन पुस्तकों में मेरी जो अनिच्छा थी, जो अरुचि थी, वो ज्यों की त्यों बनी रही। वही मेरा खेल कूद
का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम। वो जितना भी पढ़ता था उतना उसे याद रहता था, बस इतना ही कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए, मतलब इतना ही पढ़ता था जितना कि मुझको काम मिलता था, बस उतना मेरे लिए काफ़ी था। और दर्जे में जलील ना होना पड़े, मतलब जितना मुझे रोज़ाना काम दिया जाता था उतना करना है, ताकि क्लास में मुझको जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। जो अपने ऊपर मुझे पास होने से जो मुझे अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो आज भाई साहब की डांट खा करके फिर से गायब हो गया, और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर मेरा वही उसी टाइप का जीवन जो था वो कटने लगा। तो आज हमारा ये इस पार्ट का सेकंड पार्ट समाप्त होता है। अगला हम आप तीसरा पार्ट में मिलेंगे, इस कहानी का अंश, आगे का अंश तीसरे पार्ट में। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और